जो भी ताकतें हैं, जो जनवादी ताकतें हैं, लेफ्ट ताकतें हैं, जो इस बात के लिए कहती हैं कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, हम सांप्रदाय के खिलाफ हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, आओ मिलकर जन आंदोलनों को सम्मिलित रूप से आगे बढ़ाएं। और जैसे नंदीग्राम और सिंगूर में हुआ, जैसे हरियाणा का गुड़गांव झज्जर में 80 गांवों को लेकर 25,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अंबानी जो अपना SEZ बनाना चाहता था, जैसे नोएडा का टप्पल, अलवर, अलीगढ़, ये सभी देश के कोनों कोनों में, जैसे उड़ीसा में, जैसे केरला में भी, जैसा महाराष्ट्र में, ये जो भूमि को हड़पने के जो हुआ था, और अभी दूसरे रूप में हमारे तमाम सार्वजनिक उद्योग, प्राइवेट उद्योग भी जिस तरह से बेचे जा रहे हैं और लाखों मजदूरों को, कर्मचारियों को छटनी की जा रही है और रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो ये जो सब हो रहा है इसको सम्मिलित रूप से आंदोलनों की ताकत से हम रोकें। एक ही चीज इसमें जरूर कहूंगा कि जो धर्मनिरपेक्षता की जो सोच है, ये हमारा देश में सही समझ लेकर चलना पड़ेगा। कॉमरेड शिवदास घोष का इसमें भी एक देन है। 1965 में दिल्ली में ही एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, राउरकेला और ये जो कत्लेआम हुआ था उसके खिलाफ एक सम्मेलन हुआ था। उसमें शिवदास घोष का जो उन्होंने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का जो सही मायने है वो है कि सरकार किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी। धर्म व्यक्ति का मामला है, वो चाहे जिस धर्म को माने, लेकिन सरकार की तरफ से ना किसी को दबाया जाएगा और ना ही किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा में, सरकारी कामों में, सामाजिक मामलों में, संस्कृति के क्षेत्र में किसी धर्म का जो है बोलबाला नहीं होगा। तो ये जो हुआ, लेकिन हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही सर्वधर्म समभाव कहकर सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देकर, तो ये तो मल्टी जो रिलीजियस स्टेट जैसा होती है वो लेकर चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हम सामंती दौर में अंग्रेज आने से पहले और अंग्रेज के दौरान जो हम जातियों में धर्म के आधार पर भाषा या जो बटे हुए थे, वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हम बटे रह गए थे। और आज राजनीतिक रूप से हम आजाद हुए, तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हम बटे रहे, इसका फायदा वोट के रूप में उठाया गया, वोट बैंक बनाया गया। तो आज जो ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को लेकर लड़ा जाएगा, उसमें वो कांग्रेस को भी धर्मनिरपेक्ष के रूप में लेते हैं। हमारा कहना है ये टोटली गलत है। कांग्रेस 1984 का आप जानते हैं, उनका सारा शासनकाल में जिस तरह से वो शासन चलाए हैं, इस पूरा इतिहास उनका बताता है। तो वो बहुत ही बारीकी से अपना वोट बैंक का लाइन सांप्रदायिकता को बढ़ाते थे। बीजेपी खुल्लम खुल्ला हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र की बात करती है और धर्म विशेष को, भाषा विशेष को जहां जैसा देखा उसी तरह से जनता के बीच में लोगों के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ लड़ाती है। तो वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की समझ को जनता में ले जाना होगा और साथ के साथ वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक आंदोलन का सूत्रपात करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। इसमें मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में बीजेपी आने के बाद में बुद्धिजीवियों का और आप मीडिया साथियों का भी एक बड़ा रोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी पीछे रही, उसके बाद किसान आगे आए, तो एक सही समझ के आधार पर, इसलिए भी हम कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन को कि एक वैचारिक मांगों की लड़ाई, जैसे संयुक्त मोर्चा की लड़ाई, मांगों की लड़ाई के साथ साथ उनको भी तमाम जातियों की एकता, धर्मों की एकता का एक नया पैगाम लेकर आगे बढ़ना पड़ा। तो इसी तरह से हमारे देश में फांसीवाद को रोकने के लिए, पूंजी के हमलों को रोकने के लिए, जीवन की वास्तविक जो आर्थिक जो मांगों की लड़ाई, उसके साथ साथ वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी खड़ा करना होगा। यही एक जवाब आज, यही पूंजी की मार को और ये रोक सकती है और इसी से जनता के अंदर एक नया बल, जनबल जिसको कहते हैं, जनशक्ति कहते हैं, उस जनशक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है।
इसी के बल पे हमने खुद भी आंदोलन लड़े हैं। नंदीग्राम सिंगूर हमारा ग्रेटेस्ट रोल रहा है। शंकर घोष नंदीग्राम के हीरो रहे हैं और देश के विभिन्न कोणों में, हरियाणा में, मैं हरियाणा से आता हूं, जो अंबानी के SEZ के खिलाफ लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी किसान संगठन ने नहीं लड़ी, उसमें हमारा संगठन और जो प्रभावित लोग थे, पीड़ित लोग थे, गांव थे, उनके संघर्ष कमेटी बनाकर, जो कामरेड शिवदास को उसका अनूठा समझ हमको मिली है कि जहां पीड़ित लोग हैं उनका संघर्ष कमेटी बनाकर और इस तरह की लड़ाई लड़े। आज जो नई शिक्षा नीति जो जिस तरह से ये ला रहे हैं, इसके खिलाफ भी हम सेव एजुकेशन मूवमेंट इस तरह से, तो यही एक रास्ता है जो हमको आज देश के सामने एक ट्रेड यूनियन के स्तर पर, किसान स्तर पर, युवा स्तर पर, महिला स्तर पर, छात्रों के स्तर पर, बुद्धिजीवियों के स्तर पर और जीवन के दूसरे सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा करना। दिस इज द आंसर, यही जवाब बोल रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि आपने मार्क्सवाद की बात की, लेनिनवाद की बात की, तो आपको अंबेडकर, क्योंकि ये सारी जो इंस्पिरेशन है बाहर के देशों की, तो आपको अंबेडकरवाद में और मार्क्सवाद लेनिनवाद में क्या कॉमन दिखाई देता है? क्या हमें अंबेडकरवाद की ज्यादा जरूरत नहीं है मार्क्सवाद या लेनिनवाद से? देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बाहर और भीतर कुछ नहीं होता है। बिजली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जापान में जो नियम काम करता है, इंग्लैंड में जो नाम करता है, अमेरिका में काम करता है, वही नियम हमको। अगर नियम का अवहेलना करेंगे, मैं तो सेम थ्योरी, हाँ, शिव जी का मैं तो भगत हूँ, मैं तो हनुमान का भगत हूँ, मुझे बिजली क्या कहेगी? काम नहीं करेगी। इसलिए वैज्ञानिक जो सोच है, वैज्ञानिक सोच है, आदमी का नाम बाद में आता है। जो आज स्थिति है, आज स्थिति है कि पूंजीवादी सत्ता है, पूंजीवादी मशीन है और अर्थनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में पूंजी का दखल है, पूंजी आधिपत्य है। इसमें मार्क्सवाद ही रास्ता दिखा सकता है। इसमें मार्क्सवाद के मायने क्या है? मार्क्स ने जो दिया वो तो मैंने कहा, न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये तो उनको इज्जत देने के लिए किया। आर्किमिडीज, आप हमारा दूध जो होता है, किस पास्चराइजेशन, ये तो सम्मान देने के लिए। असल बात है द प्रोसेस। तो आज जो है, इसलिए, और हमने ये भी कहा कि नवजागरण काल की जो हस्तियां हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, ये जो नवजागरण काल की जो हस्तियां हैं, जो कामरेड शिवदास घोष ने कहा कि भारत की धरती पर ये धर्मनिरपेक्षता का चिंतन सिर्फ विदेश से नहीं आया, पंजाब से जो शुरू हुआ, जो हमारे देश में गदरी बाबाओं का आंदोलन, उसका नारा ही था कि अभी तमाम धर्मों को, तमाम जातियों को ये अपना व्यक्तिगत मामला रहते हुए मिलकर लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा। धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मामला है। भगत सिंह ने जिसको आगे बढ़ाया था धर्मनिरपेक्षता की सही सोच को लेकर, तो ये सोच को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो साथ आ सकते हैं सभी को लेकर, किसी से परहेज नहीं है। असल में मेरा सवाल वो नहीं था, सवाल मेरा ये था कि अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद लेनिनवाद में समानताएं क्या देखते हैं? ये मेरा सवाल था, बाहर और भीतरी का सवाल नहीं था। हाँ, ये सवाल तो हल हो गया कि प्राय अपना कुछ नहीं है। अंबेडकर जी भी विदेश में पढ़े थे, उन्होंने आज़ादी के दौरान अस्पृश्यता खाली नहीं, जो सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, जो सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, युगों से थी, उसके खिलाफ आंदोलन किया। हमारा देश का जो आज़ादी आंदोलन कांग्रेस का नेतृत्व में, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ। तो ये जो काम बच गया, एक तरफ राजनीतिक आंदोलन मुक्ति का आंदोलन नहीं बन सका, आज़ादी हुई, विदेशी सत्ता से आज़ादी मिली, लेकिन शोषण से मुक्ति नहीं मिली। और हमने कहा सामाजिक समरसता विकसित नहीं हुई, सामाजिक भेदभाव, सांस्कृतिक भेदभाव खड़ा रह गया, उसको मिटाना है। इसमें जो ताकतें, जो व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, जो इस भेदभाव के खिलाफ जो आ सकते हैं, वो सभी हमारे संघर्ष के सहयोगी होंगे।
इसमें एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, सभी। आपने कहा जनता को समझाने की जरूरत जी, आपको लगता है जनता समझना चाहती है भारत को? ये तो अभी अभी किसान आंदोलन जवाब दे दिया। मैं तो किसान आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा हूँ। क्या जवाब देते हैं सर? ये जवाब दे दिया, ये किसान आंदोलन किसी किसान संगठन ने नहीं बनाया। मेरा संगठन अगर शक्ति के रूप में कहोगे तो तीसरे चौथे नंबर का संगठन है देश में, लेकिन मैंने नहीं बनाया ये। उससे पहले हमारा 250 संगठनों का AIKCC प्लेटफॉर्म था, उसने भी नहीं बनाया। ये नीचे से किसानों का आंदोलन था, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया। जनता का लड़ाकू मनोभाव, 4 पीढ़ी आपने देखी होंगे वहाँ बैठी थी। ये किसी के कहने से नहीं आ सकते हैं, ये जनता के अपना इनिशिएटिव से हुआ। इसमें तो दक्षिण भारत से कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। बॉर्डरों पर लड़ाई होने से पहले हमने यहीं से कॉल दी, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, 25 सितंबर के भारत बंद हुआ था। और उस भारत बंद में कर्नाटक और तमिलनाडु बहुत बड़ा हिस्सा था। कोरोना था ना, और मीडिया जैसा आप समझते हैं कि आजकल जो नेशनल मीडिया का फर्स्ट पेज है उस पर कुछ चीज़ें आ पाती है, कुछ नहीं आ पाती। और इंडिया तो देश का ये जो हमारा 20 स्टेट्स में हमारा ये प्लेटफॉर्म था, 25 सितंबर का, नवंबर से पहले 20 राज्यों में भारत बंद का प्रभाव हुआ था। और यहाँ बॉर्डरों के ऊपर जो आए थे वो भी सभी प्रांतों के किसान आए थे। कोरोना था, गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन सर जो सरकार ने जो योजना दी वो तो आपने मानी नहीं योजना। 3 काला कानून खत्म करा दिया, यही उस आंदोलन आप खत्म मानते हैं उसे? हाँ, निश्चित रूप से। किसानों की मजबूरी थी सर। जो बाकी इश्यू हैं वो यूं के यूं हैं, लेकिन 3 काला कानून गया। अभी MSP बाकी है और चीजें बाकी हैं।